नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी जिसका नाम है सूर्यांशी खतरे में। तो दोस्तों, इससे पहले की कहानी हम अपने सेकंड पार्ट में आपको सुना चुके हैं कि सूर्यांशी और बघीरा का कैसे सामना होता है और सूर्यांशी के पिताजी वो बीमार हो जाते हैं। तो वो कैसे जाती है नीलकंठ पुष्प लेने। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। राजकुमारी सूर्यांशी बघीरा से, ओए पागल, मेरी मदद करेगा? मुझे नीलाक्ष पहाड़ पर जाकर नीलकंठ पुष्प लाना है, लेकिन वहाँ नीलमणि राक्षस रहता है। उससे लड़ने में मेरी मदद करेगा ना? तो बघीरा जवाब देते हुए, राजकुमारी, मैं मदद करूँगा जरूर, लेकिन मेरी एक कमजोरी है। जब मैं भेड़िया रूप में आऊं तो आप थोड़ा साइड हो जाना, क्योंकि उस समय मैं बेकाबू हो जाता हूँ। राजकुमारी सूर्यांशी हंसते हुए, हाँ ठीक है, लेकिन अब जल्दी चलो मेरे साथ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। सूर्योदय से पहले हमें वो पुष्प लेकर महल लौटना होगा। बघीरा सूर्यांशी के चेहरे की ओर देखते हुए, आप निराश मत हो राजकुमारी, मैं लड़ूंगा उस नीलमणि से और उसे हराकर वो पुष्प लेकर जरूर लौटेंगे। सूर्यांशी बघीरा को लेकर जंगल के रास्ते होते हुए नीलाक्ष पहाड़ की ओर चल देती है। चलते चलते रास्ते में अचानक से सूर्यांशी को एक विशालकाय कांखाजुरा जकड़ लेता है और बघीरा को भी जकड़ लेता है। तुम दोनों यहाँ से आगे जा ही नहीं सकते। यहाँ जो आया वो वापस लौटकर नहीं जा पाया। अब तुम दोनों मरोगे। बघीरा हंसते हुए मुंह पर हाथ रख लेता है और सूर्यांशी की ओर देखकर जोर जोर से हंसता है। सूर्यांशी बघीरा से, खड़ा खड़ा हंस क्या रहा है पागल, निकाल मुझे इस दुष्ट कान खजूरे के चंगुल से। बघीरा जोर जोर से हंसते हुए, अरे राजकुमारी, मैं तो ये सोचकर हंस रहा हूँ कि मैं अगर तुम्हारे साथ नहीं आता तो शायद तुम इसी कान खजूरे का शिकार बन जाती। सूर्यांशी बघीरा की तरफ गुस्से से, ये मस्ती का टाइम नहीं है बघीरा, जल्दी से निकाल मुझे इस कान खजूरे के चंगुल से और खत्म कर दो इसे। विशालकाय कान खजूर जोर से हंसते हुए, ये साधारण सा लड़का जिसका भील पत्रों से तन ढका है, ये करेगा खत्म मुझे? राजकुमारी, तुम कहीं सपना तो नहीं देख रही ना? सूर्यांशी दोनों कान खजूरों को देखते हुए, तुम दोनों भी बोल सकते हो, कमाल की बात है। खैर, तुम दोनों के नाम क्या हैं? हम दोनों के नाम कीचा और हैदान हैं। हैदान कीचा से, भाई ये राजकुमारी हमें मीठी मीठी बातों में उलझा रही है, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, वार करके खत्म कर दो इस राजकुमारी को। हैदान जैसे ही राजकुमारी पर वार करने के लिए विशालकाय दंत फैलाता है, तभी बघीरा कहता है, रुक जाओ हैदान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। जमीन से निकले हो वहीं वापस जमीन में अपने स्थान पर चले जाओ,
वरना अंजाम बुरा होगा। तुम दोनों भाइयों का अंत मेरे हाथों निश्चित है। कीचा जोर से हंसते हुए हैदान देख रहा है। इस लड़के की हिम्मत मेरे पंजे में कैद है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लगता है इसे बचपन से ही बड़ी बड़ी फेंकनी आती हैं। हैदान, तुम रुक क्यों गए? मार दो अपने दंत से राजकुमारी को। ये साधारण सा लड़का हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हैदान उन्हें अपना विशालकाय दंत राजकुमारी सूर्यांशी को मारने की कोशिश करता है। बगीरा फिर से हैदान को चेतावनी देते हुए, हैदान, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। राजकुमारी को दंत मारने की चेष्टा मत करना, वरना तुम्हारा वंश खत्म कर दूंगा, ये याद रखना। हैदान क्रोधित होते हुए, तुक्ष और निर्बल लड़के, तेरे लिए तो मेरी ताकत वर पूंछ ही काफी है। हल्का सा प्रहार भी कर दिया तो तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और रही बात राजकुमारी को बचाने की, तो पहले अपने प्राण तो बचा ले। हैदान कीचा से, राजकुमारी को पीछे मारूंगा मैं, पहले तू इसकी जीवन लीला समाप्त कर, अपने विशालकाय दंत से खत्म कर दे इसको। राजकुमारी जोर से हंसते हुए, तुम दोनों बगीरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। बगीरा खतरे में नहीं है, बगीरा खुद खतरा है। हैदान कीचा से कहता है, यार ये राजकुमारी बहुत पहेलियां बुझाती है। इसकी आंखों के सामने ही इसके घमंड को तोड़ देते हैं। वार करो बगीरा पे, अभी तुम और इस राजकुमारी की बड़ी बड़ी बातों को झूठा साबित कर दो। जब इसका प्यारा सा दोस्त बगीरा ही नहीं रहेगा तो हमें इसको मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये यहीं रोती बिलखती पड़ी रहेगी। सूर्यांशी बगीरा से, तू खड़ा खड़ा बातें क्या सुन रहा है? कुछ करता क्यों नहीं है? सूर्योदय का समय नजदीक आ रहा है, कुछ घंटे का समय शेष है। हमें पहाड़ जाना है, पुष्प लाना है और महाराज विक्रम सिंह को ठीक भी करना है। बगीरा सूर्यांशी से, अभी इनको थोड़ा और फुदकने दो और बड़ी बड़ी बातें करने दो। मुझे इन्हें खत्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मुझे गुस्से की ज़रूरत है। और जब तक ये कीचा मेरे पर वार न करे तब तक मुझे गुस्सा न आएगा। हैदान सूर्यांशी से, राजकुमारी मरने से पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, हम ज़रूर पूरी करेंगे। सूर्यांशी हैदान से, कोई इच्छा नहीं है मेरी, बस अफसोस हो रहा है तुम दोनों की मूर्खता पर कि तुमने अपनी मौत को जकड़ रखा है। बघीरा को जकड़ रखा है, वो भी एक साधारण और निर्बल लड़का समझ के। ये तुम्हारी भूल है, वो साधारण लड़का नहीं है। बघीरा इशारा करते हुए, क्या बोलने जा रही हो? अभी तारीफ मत करो, अभी निर्बल ही रहने दो। बस शांति से मौके का इंतजार करो। हैदर कीचा से, बहुत हुआ इस राजकुमारी और बगीरा का नाटक। पहले इस बगीरे को खत्म करो, जिससे इस राजकुमारी का अभिमान मिट्टी में मिल जाए। कीचा विशालकाय दंत बगीरे के सर पर मार देता है। बगीरा दहाड़ से जमीन पर गिर जाता है और उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है।
राजकुमारी सूर्यांशी चीख कर जोर जोर से विलाप करने लगती है। हैदर और कीचा जोर से हंसते हुए, देखो जरा कैसे लाश की तरह पड़ा है, एक ही दंस में मर गया तुम्हारा ये बगीरा, जिसको तुम इतना बड़ा चढ़ा के हीरो बता रही थी। राजकुमारी, अब तुम्हें कौन बचाएगा हमसे, तुम्हारा बगीरा तो मर गया। कीचा जोर से हंसते हुए, अब रोने से कोई फायदा नहीं राजकुमारी, वो मर चुका है। बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंसान भी हो उसका घमंड टूटता ही है। राजकुमारी सूर्यांशी रोते हुए बगीरा के पास जाती है। तुम नहीं मर सकते बगीरा, तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता, फिर ये कैसे हो गया, जवाब दो मुझे, कुछ तो बोलो, क्या हो गया तुम्हें। हैदर और कीचा जोर जोर से हंसने लगे। अरे राजकुमारी, वो कभी नहीं उठेगा, मेरे जहर से आज तक कोई नहीं बच पाया है। ये तो सिर्फ साधारण सा निर्बल लड़का है, उसकी फिक्र छोड़ो राजकुमारी, तुम्हारी सोचो, तुम्हें कौन बचाएगा हमसे। राजकुमारी सूर्यांशी जवाब देते हुए, तो मार दो ना मुझे, क्यों जिंदा रखा है, मुझे मरने से डर नहीं लगता। मेरा प्यारा सा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया, उधर मेरे पिताजी सूर्योदय होते ही प्राण त्याग देंगे, सब कुछ छीन जाएगा मेरा, अब मैं जी के ही क्या करूंगी। आओ मारो मुझे, ले लो मेरे प्राण, कर लो अपने मन की इच्छा पूर्ति। हैदर कीचा से, भाई इसके चेहरे पर तो मृत्यु का जरा भी भय नहीं है, इसको मार के कोई फायदा नहीं है, वैसे भी सूर्योदय होने में बस कुछ समय शेष रह गया है, उधर इसके पिताजी के प्राण गए तो ये तो अपने पिताश्री के शोक में वैसे ही डूब जाएगी। कीचा जवाब देते हुए, बात तो सही कह रहा है भाई तू, इसको यहीं छोड़ के अब हम चले जाते हैं, हमारा काम खत्म हुआ। हैदान और कीचा जमीन के अंदर घुसने ही वाले थे, तभी उनके पीछे से खूंखार जानवर के दहाड़ने की आवाज आती है। हैदान और कीचा दोनों डर की वजह से चुपके से पीछे देखते हैं। उनके पीछे बगीरा था, खूंखार चेहरा, नुकीले दांत, चमकीली आंखें, हाथों में नुकीले तीव्र नाखून लिए। बगीरा का ये रूप अत्यंत डरावना था। बगीरा, हैदान और कीचा से स्वागत नहीं करोगे हमारा? तुम दोनों में जितना जहर है उतना मेरे एक नाखून में है, लेकिन तुम दोनों को तड़पा तड़पा के मारूंगा, इतनी जल्दी मार दूंगा, एक पंजा देकर, फिर खेल में मजा ही नहीं आएगा ना। राजकुमारी सूर्यांशी के चेहरे पर खुशी से झूम उठता है। तुम ठीक हो पागल, मैं तो डर ही गई थी, मैंने सोचा कि अब मेरी रक्षा कौन करेगा, लेकिन पागल जल्दी खत्म करो इनका किस्सा, वक्त बहुत कम है हमारे पास। बगीरा एक पंजा हैदान और एक पंजा कीचा को मार देता है। दोनों जमीन पर तड़पते रहते हैं, झटपटाते रहते हैं। बगीरा हैदान से, क्या बोल रहे थे तुम कि ये तो मर गया, अब वापस जिंदा नहीं हो पाएगा, ये तो निर्बल है, अब तुम दोनों तड़प तड़प के मरो, मेरे जहर से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।
कोई भी नहीं, मेरे जहर का इलाज सिर्फ मेरे पास ही है। हैदान और कीचा दोनों हाथ जोड़ते हुए, हमें मत मारो बगीरा, हमें क्या पता था तुम्हारा असली रूप, तुमने इतने ताकतवर और हम कहाँ साधारण से कीड़े, हमारे प्राण बख्श दो बगीरा, बदले में चाहे जो ले लो। बगीरा कुछ देर सोचने के बाद, अच्छा तो चलो मुझे एक रहस्य बताओ, उस नीलमणि राक्षस को कैसे हराया जा सकता है? अगर सब सच बताओगे तो तुम्हें जीवन दान दे दूंगा, और अगर झूठ बोला तो तेरे घर में घुस के मारूंगा, याद रखना। हैदान जवाब देते हुए, उसकी मौत का रहस्य हमें नहीं पता, पर यहाँ से थोड़ी दूर चले जाओ, रास्ते में एक भयानक ज्वालामुखी होगा, उसके पार करते ही एक वटुक नाम का पेड़ मिलेगा, वो बता सकता है नीलमणि की मृत्यु का रहस्य। बगीरा हैदान से, कैसे यकीन कर लूं, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो, वैसे भी तुम मेरा समय व्यतीत कर रहे हो, तुम दोनों को खत्म करके मैं खुद ही एक नीलमणि राक्षस की मौत का रहस्य जान लूंगा। तुम दोनों यहीं तड़प तड़प के मरो। बघीरा राजकुमारी सूर्यांशी से, चलो राजकुमारी, इन दोनों की बात पे भरोसा मत करो, ये धोखा भी दे सकते हैं। राजकुमारी सूर्यांशी बघीरा से, लेकिन पागल, ये दोनों कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए ना, और वैसे भी हमारे पास समय बहुत कम है, समय नष्ट मत करो, जल्दी चलो यहाँ से। बघीरा राजकुमारी सूर्यांशी के साथ पहाड़ की ओर चल देता है। अब सबसे मुश्किल पड़ाव आ गया था, दहकती हुई खाई को पार करना। दहकती हुई खाई के पास नीलाक्ष पर्वत में प्रवेश करने का रास्ता था। दहकती हुई खाई में से लावा उफान मार रहा था, और उसको पार करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, संभलते हुए हाथ पकड़कर चलना। राजकुमारी सूर्यांशी कहते हुए, बघीरा, मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, मेरे से ये खाई पार न होगी। बघीरा जवाब देते हुए, राजकुमारी, डरिए मत, कुछ नहीं होगा आपको, आप बस अपना हाथ दीजिए और भूल कर भी खाई की तरफ मत देखना, वरना आपका संतुलन बिगड़ और आप मौत के मुंह में चली जाएंगी सीधी। चुपचाप आंख बंद करके धीरे धीरे चली आइए। बघीरा आहिस्ता आहिस्ता खाई पार कराने की कोशिश करता है। तभी अचानक से सूर्यांशी आंखें खोल देती है और दहकते लावा को देखकर कांप उठती है और अनियंत्रित होकर दहकते हुए खाई में गिर जाती है। लेकिन बघीरा ने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया था। राजकुमारी का आधा भाग ज्वालामुखी से थोड़ा सा ऊपर लटक रहा था और आधा भाग, दोनों हाथ पैर बघीरा की उम्मीदों के सहारे लटक रहे थे। तभी ज्वालामुखी के पार से किसी की आवाज आती है, आओ राजकुमारी, स्वागत है तुम्हारा नीलाक्ष पहाड़ पर, चलो आओ सूर्यांशी आओ। बघीरा सूर्यांशी से, हाथ मत छोड़ना राजकुमारी, और नीचे बिल्कुल भी मत देखना, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सूर्यांशी जवाब देते हुए, मेरे हाथ की पकड़ ढीली हो रही है बघीरा, और ये आवाज किसकी थी, किस दिशा से आई ये आवाज, कौन था?
बघीरा जवाब देते हुए, राजकुमारी तुम नीचे भूल कर मत देखना और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगा सब। और हाँ, पकड़ मजबूत रखो। सूर्यांशी बगीरा से, मेरे हाथ फिसल रहे हैं, जल्दी से ऊपर खींचो वरना मैं नीचे गिर जाऊंगी। बगीरा अपना हाथ लंबा करते हुए एक झटके से सूर्यांशी को वापस खींच लेता है उस पथरीले रास्ते पर। बगीरा सूर्यांशी को जैसे तैसे करके सुरक्षित दहकती खाई वाले रास्ते से निकालकर नीलाक्ष पहाड़ की ओर चल देता है। दहकती खाई पार करने के पश्चात सूर्यांशी और बघीरा काफी थक जाते हैं और सामने एक सतरंगी पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। सूर्यांशी बघीरा से, ये आराम करने का समय नहीं है पागल, जल्दी करो, समय गुजर रहा है, मेरे पिताश्री के प्राण धीरे धीरे छिन रहे हैं। बघीरा बिना कुछ कहे आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करते हुए, सूर्यांशी, बघीरा बघीरा सो गया क्या? बघीरा जवाब देते हुए, सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। सूर्यांशी एक जोरदार थप्पड़ गाल पे लगाते हुए, अब सुनाई दिया या एक और लगाऊं? बघीरा सूर्यांशी से बोला, बस बस, अब ज्यादा सुनाई दे रहा है मुझे। खैर ये सब छोड़ो। हैदान ने कहा था कि दहकती खाई पार करने के बाद एक पेड़ मिलेगा। यहाँ तो ये एक ही पेड़ है। इस पेड़ में तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमें बता सके नीलमणि की मृत्यु का रहस्य। सूर्यांशी जवाब देते हुए, ये पूरा पहाड़ ही मायावी है। यहाँ की सारी चीज अलग है। यहाँ जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा हम दोनों को दिख नहीं रहा है। इस पेड़ में कुछ भी न कुछ तो रहस्य छिपा है। सूर्यांशी पेड़ को छूकर देखती है तो उससे आवाज आती है, आओ राजकुमारी, डरो मत, मैं ही हूँ वो बटुक पेड़ जिसको तुम दोनों ढूंढ रहे हो। और मैं ये भी जानता हूँ तुम मुझसे क्या जानकारी लेना चाहते हो। बघीरा बटुक पेड़ से, हे बटुक, अब आपके हमारे प्रयोजन जान ही लिया है तो मैं उसको हरा पाऊंगा या नहीं। बटुक पेड़ से एक चमकती रोशनी निकलती है। उस रोशनी से एक खंजर निकलता है और बघीरा के हाथ पर आ जाता है। ये खंजर सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है, ध्यान रहे, सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका प्रहार नीलमणि दाहिने भाग वाले कान पर करना। प्रहार करने के बाद नीलमणि की सारी शक्तियां इस खंजर में कैद हो जाएंगी। फिर उसके तुरंत बाद तुम उसका सर धड़ से अलग कर देना और वो मर जाएगा। राजकुमारी सूर्यांशी बटुक से, पर आपको ये सब कैसे पता हमारे बारे में? बटुक जवाब देते हुए, मुझे सब पता है राजकुमारी, बरसों से इसी जगह पर रह रहा हूँ। काफी सारे ऋषि मुनियों की सेवा की है मैंने, उनको आश्रय दिया है, फल खिलाए हैं, उनका आशीर्वाद है। मैं इस पहाड़ से 5 मील दूर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देखकर उसके आने का प्रयोजन बता सकता हूँ। सूर्यांशी आज्ञा लेकर, अच्छा ठीक है बटुक जी, अब हमें आज्ञा दीजिए,
कि हम अपने लक्ष्य में सफल हों। बगीरा और सूर्यांशी नीलमणि को मारने के लिए पहाड़ में प्रवेश करते हैं। तभी वहां सामने एक गुफा दिखाई देती है जिसमें से रोशनी आ रही होती है। सूर्यांशी बगीरा से इस गुफा के अंदर ही मिलेगा, हमें वो नीलमणि राक्षस, जल्दी करो। बगीरा खंजर को अपने पास छुपा लेता है और गुफा में प्रवेश करता है। गुफा में नीलमणि राक्षस पहले से कुछ मंत्रोच्चारण कर रहा होता है। जैसे ही सूर्यांशी और बगीरा गुफा के अंदर आते हैं, नीलमणि गायब हो जाता है। बगीरा जवाब देते हुए, राजकुमारी, ये तो राक्षस मायावी है, इसको मारेंगे कैसे, ये तो गायब हो गया। राजकुमारी सूर्यांशी, हर राक्षस की कमजोरी होती है खूबसूरत स्त्री। वो प्रेम जाल में फंस जाता है और मारा जाता है। अनादिकाल से ही यही चला आ रहा है। भगवान हरि ने नारी रूप लेकर भस्मासुर के प्रकोप से पूरे संसार को उसके आतंक से मुक्त किया। उसी प्रकार महादेव ने नारी रूप लेकर अनेक जल कल्याण किए। आज इसका कल्याण भी होगा। तुम व्यर्थ ही चिंता छोड़ दो। नीलमणि प्रकट होकर हवा में इधर उधर गुफा में चक्कर लगाता रहता है। सूर्यांशी नीलमणि से, ऊपर हवा में क्या कर रहे हो, नीचे आ जाओ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। नीलमणि नीलमणि नीचे उतरकर, मुझसे मिलने? कैसे? जानती हो तुम मुझे? उत्तर दो, नहीं तो यहीं तुम्हें और तुम्हारे इस साथी को मार दूंगा। सूर्यांशी नीलमणि से, अरे मैंने बस ऐसे ही अंदाजा लगाया। तुम्हारा पूरा शरीर नीला और तुमने नीले रंग का मोती धारण कर रखा है। हाथ में तो बस, बोल दिया नीलमणि। नीलमणि सूर्यांशी से, मूर्ख मत बनाओ। मुझे ये बताओ, यहाँ मेरी गुफा में मुझसे बिना आज्ञा लिए घुसने का दुस्साहस कैसे किया? कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? सूर्यांशी जवाब देते हुए, मैं सोनपुर के महाराज विक्रम सिंह की पुत्री सूर्यांशी हूँ। मेरे पिताश्री के प्राणों पर संकट आया है। हमें नीलकंठ पुष्प, जो इसी गुफा में कहीं न कहीं खिलता है। नीलमणि सूर्यांशी से, वो पुष्प तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरी गुफा में से तुम्हें कुछ ले जाने नहीं दूंगा। और तुम दोनों आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौट पाओगे। तुम दोनों मरोगे। बगीरा खूंखार भेड़िए में बदल जाता है और नीलमणि राक्षस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। नीलमणि उसको दीवार पर फेंक देता है। अब नीलमणि काली शक्तियों से बगीरा पर वार करता है। बगीरा फुर्ती से बच जाता है। खूंखार युद्ध होता है दोनों में। बगीरा वार पे वार करता है, लेकिन नीलमणि के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आती। अंततः सूर्यांशी एक पत्थर मारकर नीलमणि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। नीलमणि बगीरा पर वार छोड़कर सूर्यांशी पे वार करने की कोशिश करता है। सूर्यांशी बगीरा को इशारा कर देती है। बगीरा बिना विलंब किए खंजर निकालकर नीलमणि के दाहिने कान में
वार कर देता है, जिससे नीलमणि की सारी शक्तियां उस खंजर में कैद हो जाती हैं। बगीरा ने देर करते हुए शीघ्र ही अपने खूंखार पंजे से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। नीलमणि धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। उसके जमीन पर गिरते ही गुफा के पत्थर गिरने लगते हैं। गुफा का द्वार बंद होने लगता है, लेकिन अभी तक वो नीलकंठ पुष्प नहीं मिला था जिसकी खोज में सूर्यांशी और बगीरा आए थे। गुफा का द्वार पूर्णतः बंद हो जाता है। जल रही मशाल भी बुझ जाती है। पूरी गुफा में अंधेरा छा जाता है। इस अंधेरे में न तो सूर्यांशी को बगीरा दिखाई दे रहा था और न ही बगीरे को सूर्यांशी। दोनों गुफा में इधर उधर घूमते रहते हैं। इधर राज वैद्य जी महाराज विक्रम सिंह को जड़ी बूटी पिलाकर कुछ समय तक उनके प्राणों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। महारानी मीनाक्षी वैद्य जी से, वैद्य जी कुछ बताइए, महाराज ठीक तो हो जाएंगे ना? राज वैद्य प्रति उत्तर देते हुए, महारानी सा माफ करना हमें, लेकिन महाराज की आयु धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। जैसे जैसे अंधेरा घटता जा रहा है, महाराज का शरीर प्रतिक्रिया देना बंद कर रहा है। उनके हृदय की गति भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब तो सब भगवान के हाथ में है। वो ही कोई चमत्कार दिखा दें तो महाराज जी के प्राण बच सकते हैं। सूर्योदय होने ही वाला है। कुछ क्षण पश्चात यदि वो नीलकंठ पुष्प नहीं मिला तो महारानी मीनाक्षी उदास मन से, तो क्या वैद्य जी, क्या होगा स्पष्ट बताइए? वैद्य जी महाराज जवाब देते हुए, तो महाराज की मृत्यु निश्चित है, टल नहीं सकती। कैसे निकलेंगे सूर्यांशी और बगीरा उस गुफा के बंद द्वार से, या फिर होगी महाराज विक्रम सिंह की मृत्यु? तो दोस्तों, जानने के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आज की कहानी आपको हमारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।